हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने क्लास 10th की केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। तो जो लास्ट क्लास थी हमारी वो इसकी फर्स्ट क्लास थी, तो आज हम इसका सेकंड लेक्चर यानी सेकंड क्लास डिस्कस करने वाले हैं। अब तक हमने सिर्फ ये जाना था कि एसिड्स और बेसिस क्या हैं, सॉल्ट्स क्या हैं, और फिर जब हमने इनके केमिकल प्रॉपर्टीज को जानने की कोशिश की थी तो हम सिर्फ इतना जान पाए हैं कि पिछली क्लास में हमने सिर्फ इतना ही डिस्कस किया था कि मेटल्स के साथ एसिड्स और बेसिस कैसे रिएक्ट करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि वो क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ सेम है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि सभी बेसिस क्या होते हैं, मेटल मतलब सभी मेटल्स बेसिस के साथ इस तरह से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। मतलब ये सबके लिए नहीं है ऐसा, देखिए जैसे हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके साथ ही क्या होता है, ये पॉसिबल होता है कि वो किसी मेटल के साथ यानी बेस के साथ रिएक्ट करेंगे मेटल्स, तो उसका सॉल्ट देंगे और हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। अब आज जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। यानी मेटल्स के कार्बोनेट और मेटल्स के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड्स और बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें ये एक्टिविटी दी हुई है, देखिए एक्टिविटी 2.5। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। लेबल देम एज ए एंड बी, ठीक है। देखो यहाँ पर ये इसे लेबल किया हुआ ए, ठीक है। अब क्या करना है, टेक अबाउट 0.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है आपका, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3। तो ये कितना लेना है इसका, 0.5 ग्राम्स लेना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ भी है इन टेस्ट ट्यूब ए। तो टेस्ट ट्यूब ए में हमें लेना सोडियम कार्बोनेट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, ओके। एंड अबाउट 0.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा आपका, NaHCO3, जिसे आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। और आम भाषा में इसी को आप क्या कह रहे होते हैं, बेकिंग सोडा। क्या कहते हैं इसे, बेकिंग सोडा इसे कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट आपका वॉशिंग सोडा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट आपका बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। इसे लेना है हमें टेस्ट ट्यूब बी में। अब देखिए एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब्स। अब देखो ये टेस्ट ट्यूब ए है, ऐसे एक टेस्ट ट्यूब बी हमें लेनी है, सेम एपरेटस लेना है। यहाँ पर हमने लिया है सोडियम कार्बोनेट, उसमें लेना हमें सोडियम बाइकार्बोनेट, और उसमें क्या मिला देना आपको, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। डाइल्यूट HCl मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब ये है कि जो कंसंट्रेटेड ना हो। हिंदी में कह सकते हैं हम जैसे कि वो गाढ़ा ना हो। गाढ़ा का मतलब अमाउंट ऑफ वाटर जितना ज़्यादा होगा उसे उतना डाइल्यूट कहेंगे, जितना कम होगा उसे उतना ही कंसंट्रेटेड कहेंगे, ठीक है। हिंदी में कंसंट्रेटेड को आप सांद्र कहते हैं और डाइल्यूट को आप कहते हैं तनु, ठीक है। ये कंसंट्रेटेड के लिए है और ये होता है डाइल्यूट के लिए। फिलहाल मैं इसे मिटा रहा हूँ। नहीं, आगे फिर क्या करना है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही आप इसमें, और यहाँ पे क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। ये हमने कल की क्लास में भी और पहले भी एक क्लास में हमने डिस्कस किया।
अच्छा, अब होता क्या है कि जैसे ही सोडियम कार्बोनेट मतलब मेटल का कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। और ये गैस क्या हो रही है, देखो यहाँ पे इस ट्यूब से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, इस दूसरी टेस्ट ट्यूब में आएगी जिसमें आपने क्या रखा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखिए, पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर। और हाँ, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, लाइम वाटर भी कहते हैं। तो अगर कहीं लाइम वाटर लिखा दिखाई दे तो इसका मतलब क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हिंदी में इसे हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। हिंदी में क्या कहते हैं इसे हम, बुझा हुआ चूना। ठीक है, ओके। अच्छा, लेकिन मान लीजिए कि अगर आप इसमें रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, ओके। अब अगर कुछ इसमें आपको नोट करने के लिए है तो नोट कर लीजिए, फिर मैं एक बात और बता के आगे चलता हूँ। अब होगा क्या, इसको हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन भी दिए, देखिए टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी के रिजल्ट्स क्या है, मतलब यहाँ पे क्या रिएक्शंस होने वाली हैं। देखिए यहाँ पे Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट को जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलाया गया, रिएक्ट कराया गया, तो आपके पास सोडियम क्लोराइड बना, यानी कि ये बना क्या, सॉल्ट। हाइड्रोजन गैस, ओ सॉरी, वाटर बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। वहीं पर जब आपने सोडियम बाइकार्बोनेट को डाइल्यूट HCl से यानी इसके एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट कराया, तो अगेन आपके पास सोडियम क्लोराइड आया यानी कि सॉल्ट, वाटर आया और क्या आया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई। लेकिन अगर आप इसमें और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सॉरी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर ज्यादा इसमें डाली जाएगी, किसमें, इसमें अगर ज्यादा पास कराई जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो यहाँ से बन के, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। और जो एक्सेस ऑफ होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, मतलब ज्यादा मात्रा में अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई जाएगी, तो क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और वाटर देगा। और ये क्या बचेगा हमारे पास, व्हाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, कुछ रिएक्शंस प्रेसिपिटेट भी देती है। अच्छा, जब हमने ये पढ़ा था कि रिएक्शंस को पहचानेंगे कैसे, है ना, उसके आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, तो हमने देखा कि उसमें कलर्स में चेंज हो जाता है, टेम्परेचर में कई बार चेंज होता है। तो एक उसकी पहचान ये भी है कि कुछ रिएक्शंस प्रेसिपिटेट देती है। प्रेसिपिटेट क्या होता है कि जब कोई दो चीजें मिली, उनके बीच में कोई रिएक्शन हुई, यानी किसी रिएक्शन में कई बार क्या होता है कि जो सोल्यूशन बनता है, जो सोल्यूशन बनता है ना, जैसे मान लीजिए ये कोई सोल्यूशन है और ये किसी रिएक्शन के बाद कोई सोल्यूशन बना, ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन बना। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ सॉलिड मैटर क्या है, इसके बॉटम पे जाके जम जाता है, वो सॉलिड रहेगा और वो इसमें घुलेगा नहीं। मेन बात क्या है कि इसमें वो डिजोल्व नहीं होता, सोल्यूबल नहीं होता। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। और ये यहाँ पर जो प्रेसिपिटेट हमें मिलेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट देगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का कलर व्हाइट होता है। जैसे कि आपने सुना होगा जो चौक होती है, पहले, अब तो खैर चौक इतनी यूज नहीं की जाती, लेकिन कई जगह अगर स्कूल्स में आपने चौक अब भी यूज होती हुई देखी होगी, आपने कभी ना कभी चौक तो देखी ही होगी। तो जो चौक होती है जिससे लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखा करते थे, या फिर वो भी क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। हमारी हड्डियों में अधिकतर क्या होता है, ज्यादा मात्रा में कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट कैसा होता है, व्हाइट। और आपने देखा होगा चौक, हड्डियां, ये सब किस कलर की होती है, व्हाइट कलर की, जस्ट बिकॉज ऑफ कि कैल्शियम कार्बोनेट का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है।
ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम इसमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डालें, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में चला जाए, तब क्या होगा? यही कैल्शियम कार्बोनेट, अब देखो जब कैल्शियम कार्बोनेट उसमें जा रहा था तो आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा था, और वो किसका था? कैल्शियम कार्बोनेट का। मैंने क्या बताया था कि प्रेसिपिटेट कैसा होता है? सॉलिड होता है, उसमें वाटर भी था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम और डालते ही जा रहे हैं, डालते ही जा रहे हैं। तो अब क्या बन जाएगा? आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, जो कि कैसा होगा? वाटर में सोल्यूबल होगा, मतलब ये वाटर में घुल जाएगा। तो आपके पास कैसा आ रहा होगा? व्हाइट कलर का एक सोल्यूशन आ रहा होगा। ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो जब आपने वो रिएक्शन की, देखो यहाँ पर क्या हुआ? ये रिएक्शन हुई, चाहे आप सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट कराएं या सोडियम बाइकार्बोनेट से कराएं, किसकी? एसिड की। तो आपके पास क्या आया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई। आपने क्या किया? एक दूसरी ट्यूब में उसे भेजा, यहाँ देखिए, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब जिस ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, लाइम वाटर था, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस के वजह से, मतलब उसने उसके साथ रिएक्ट किया और कैल्शियम कार्बोनेट का देखो एक्वियस सोल्यूशन दिया। देखो पानी भी है, लेकिन ये कैसा? प्रेसिपिटेट है, यानी कि सॉल्यूबल नहीं होता। प्रेसिपिटेट तभी रहेगा, मैंने बताया, जब वो सॉल्यूबल नहीं होगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बनती ही जाएगी, और एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, देखो इतना तो मिल ही रहा था हमें, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? फिर से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट में ये बदल जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें मिलेगा, जो कि कैसा होता है? वाटर में सॉल्यूबल होता है। देखिए, लाइमस्टोन, चॉक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। मार्बल जो होता है, यानी कि आपका जो संगमरमर होता है ना, फर्श पे मार्बल जो लगा देते हैं, वो भी क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का ही एक फॉर्म होता है। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव अ कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट। क्या देंगे? एक सॉल्ट देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे, और क्या देंगे? वाटर। तो यानी कि इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर मेटल का कार्बोनेट हो, ये मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, और एसिड के साथ आप मिलाएंगे, तो पहला क्या मिलेगा आपको? प्रोडक्ट सॉल्ट मिलेगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी। और तीसरा क्या मिलेगा आपको? वाटर मिलेगा। ये कब होगा? जब आप किसी मेटल से किसी मेटल के कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट को किसी एसिड से रिएक्ट करें। आगे देखते हैं, आगे क्या है? हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर। अब एसिड्स और बेसिस एक दूसरे के साथ जब रिएक्ट करेंगे, तब क्या होगा? देखिए, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एसिड्स जो होते हैं वो बेसिस के साथ जब रिएक्ट करेंगे, तो मैं ऑलरेडी बता चुका कि एसिड और बेस क्या होते हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं? एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर देते हैं? नलीफाई कर देते हैं, है ना? एक दूसरे को नल कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि वो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। सपोज दैट कि अगर, चलिए ये टॉपिक हम आगे भी पढ़ेंगे कि अगर एसिड की वजह से कोई नुकसान हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? बेस यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि बेस क्या कर रहा होता है? एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा होता है। लेकिन आइए, यहाँ पर जो हमें एक्टिविटी दी है, पहले हम उसे देख लेते हैं। क्या दिया है हमें? टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? एक बेस है। जो कि क्या है? एक बेस है। मैं कई बार बता चुका हूँ, नहीं तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अगर आपको OH दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि आपको OH माइनस दिखाई दे, लेकिन अगर आपको OH दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब एक हाइड्रोक्साइड है, यानी कि एक बेस है। ये सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनाफ्थलीन सोल्यूशन। ठीक है, 2 ड्रॉप फिनाफ्थलीन सोल्यूशन की लेनी है। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फिनाफ्थलीन जो होता है, वैसे तो कैसा रहेगा? वो कलरलेस रहेगा, और एसिड अगर उसमें डाल दिया जाए तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, नहीं, कलरलेस ही रहता है। लेकिन अगर उसमें बेस डाल दिया जाए तो वो पिंक कलर का हो जाता है। ठीक है,
ये वो बात है जो कल की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। सो व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कलर ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, क्योंकि ये वो चीज है, ये वो बात है जो कि हम कल डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अच्छा, नाउ add dilute HCl solution to the above solution drop by drop। तो क्या करना है कि आपने क्या किया, यहाँ पे NaOH लिया, ठीक है, उसमें कुछ ड्रॉप क्या करी, फिनोफ्थलीन की डाली, और आपको कलर कैसा मिल गया, पिंक। लेकिन अब वो कह रहा है कि आप डायलूट HCl इसमें डालना है, तो अब इसमें क्या डालना है आपने, डायलूट HCl यानी एसिड डालना है। तो वो कह रहा है कि इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, तो अभी जो मिक्सचर हुई और इन्होंने रिएक्ट किया तो अब कलर क्या हो जाएगा, दिस विल अगेन बिकम कलरलेस, अब ये कलरलेस हो जाएगा। और ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे इसमें ऑलरेडी बेस था जो फिनोफ्थलीन को क्या कर रहा था, पिंक कलर दे रहा था, है ना। फिनोफ्थलीन क्या है, एक इंडिकेटर है जो बेस मीडियम में क्या होता है, पिंक कलर का हो जाता है। लेकिन जैसे इसमें HCl डाला गया, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो जैसे ही हमने इसमें HCl डाला तो HCl क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि इसके असर को खत्म कर देगा। और इसके असर की वजह से हो क्या रहा था, फिनोफ्थलीन का कलर पिंक हो रहा था। लेकिन जैसे ये न्यूट्रलाइज होगा तो क्या होगा, द सोल्यूशन अगेन विल बिकम कलरलेस, क्योंकि फिनोफ्थलीन बाय डिफॉल्ट कैसी है, कलरलेस होती है। तो जैसे ही HCl ने यानी एसिड ने बेस यानी NaOH को न्यूट्रलाइज किया, तो उसका जो आपको इम्पैक्ट दिखाई दे रहा था, जो प्रभाव दिखाई दे रहा था इंडिकेटर फिनोफ्थलीन पर, वो दिखाई देना बंद हो जाएगा और वो कलरलेस हो जाएगा। तो कलर आपको चेंज दिखाएगा, यस, और क्या हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। आगे देखिए, व्हाई डिड द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड ऑफ एन एसिड, तो एसिड के एडिशन से क्यों चेंज हुआ कलर, क्योंकि दरअसल कलर चेंज नहीं हुआ, दरअसल उससे इफेक्ट खत्म हुआ किसका, बेस का, जिसने कलर चेंज कर रखा था, तो वो कलरलेस हो गया। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर, अब दोबारा से हमें क्या करना है, इस मिक्सचर में NaOH की ड्रॉप्स डालनी है। डज द पिंक कलर टू फिनोफ्थलीन रीअपियर, तो अगर NaOH आप इतना डाल दें कि इस HCl को न्यूट्रलाइज करके ज्यादा हो जाए, मतलब उसकी एक्सेस हो जाए किसकी, NaOH की, बेस की, तो अगेन वो पिंक हो जाएगा। लेकिन अगर वो इतना ही डाला जाए कि सिर्फ HCl को न्यूट्रलाइज कर पाया, तो वो कलरलेस ही रहेगा। व्हाई डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखिए, अब एक बात इससे पहले कि हम आगे चले, मैं आपको बता देता हूँ कि जो एसिड्स हैं वो एसिड क्यों हैं, और वो जो बेसिस हैं वो बेस क्यों हैं। मैंने कल भी आपको बताया था कि एसिड्स जो होते हैं हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस की वजह से होते हैं। मतलब अगर एसिड को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे, घोलेंगे, तो आपको क्या मिल रहा होता है, आपको H+ आयन जरूर मिल रहा होता है। उसके साथ और जो कुछ भी नेगेटिव आयन बनेगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो जरूर रहेगा दैट इज H+ आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन। अब यही वो आयन है, यही वो आयन है जो क्या कर रहा होता है, एसिड को एसिड बना रहा होता है। अगर मैं ये कहना चाहता हूं, यानी मैं अगर ये कह रहा हूं कि H+ आयन की वजह से ही एसिड के अंदर एसिडिक नेचर होता है, तो ये बात सही है, ठीक है। यानी कि आपको इसे ऐसे समझना है कि H+ आयन जो है एसिड्स को एसिडिक नेचर वही देता है, यानी कि जो भी वो रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे कि उसने इंडिकेटर का कलर अगर चेंज किया या नहीं कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है वो इसकी वजह से करेगा, है ना। हमने पढ़ा था कि ब्लू को रेड कर देता है कौन, एसिड, तो वो किस वजह से कर रहा है, इसकी वजह से। वैसे ही जो आपके बेसिस होते हैं, जो आपके बेस होते हैं, इनमें इनको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो आपको कौन सा आयन मिलता है, OH- आयन। कौन सा आयन मिलता है, OH- आयन। और ध्यान रखना है कि OH- आयन का मतलब ये है कि ये जो OH- आयन है, यही क्या करेगा,
किसी बेस को उसकी बेसिक प्रॉपर्टी देगा, यानी बेस अगर बेस है, यानी बेस के अंदर जो नेचर है वो किसकी वजह से होता है, OH माइनस आयन की वजह से, और एसिड्स के अंदर जो एसिडिक नेचर होता है वो किसकी वजह से होता है, H प्लस आयन की वजह से। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, क्योंकि आगे की कई सारी बातें हमें इस कॉन्सेप्ट से समझ में आने वाली कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, फिलहाल मैं इसे मिटा रहा हूँ, आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है, in the above activity we have observed that the effect of a base is nullified by an acid and vice versa। यानी कि बेस का नलीफाई किसने किया, एसिड ने, और इसी तरह से एसिड को नलीफाई कौन कर देगा, सॉरी एसिड किसको नलीफाई कर देगा, बेस को नलीफाई कर देगा। दिस रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटन एज दिस। जब NaOH ने HCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाया, NaCl और H2O बनाया। NaCl क्या है, एक सॉल्ट है। NaCl क्या है, एक सॉल्ट है, वो सॉल्ट जिसे आप खाना बनाने में, यानी कि घर में खाना बनाने में यूज किया जाता है। और क्या बना आपका, वाटर। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जब NaOH इस स्ट्रॉन्ग बेस को HCl इस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ आपने रिएक्ट कराया तो आपको क्या मिला, वो नमकीन पानी मिला जो घर में नमक घोल के आप पानी में बनाते हैं ना। यानी कि अगर आप इसे पी लेंगे तो नुकसान नहीं देगा, बस ये है कि हाँ वो एग्जैक्ट नलीफाई हो, बेस और एसिड उसमें बचाना है। आगे देखिए, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं टू गिव वाटर एंड सॉल्ट, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन इसका नाम क्यों होगा इस रिएक्शन का, क्योंकि ये एसिड्स और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये बात मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूं। ठीक है, तो बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू व्हाट, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, आगे देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। अब जो मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, इसको समझने के लिए हम एक्टिविटी 2.7 को डिस्कस करते हैं। देखिए, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर। अब हमें क्या करना है, कॉपर ऑक्साइड का स्मॉल अमाउंट लेना है, यानी कि CuO लेना है, एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने क्या करना है, इसमें मिलाना है। कैसे करना है, स्लोली वाइल स्टीयरिंग, आराम आराम से हमने बीकर लेना, उसमें आराम आराम से हिलाते हुए क्या करना है, डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाना है। नोट द कलर ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। अब हमें ये देखना है कि होने क्या वाला है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि रिएक्शन क्या होगी। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ की जगह यहाँ लिखता हूँ। देखो, कॉपर ऑक्साइड लेना हमें, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, और कॉपर ऑक्साइड जब HCl से रिएक्ट करेगा तो आपको क्या देगा, एक तो कॉपर का क्लोराइड देगा और देगा वाटर, और क्या देगा, वाटर देगा। और ये जो सॉल्यूशन होगा ब्लू ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन बना है एक्वियस सॉल्यूशन, इसका कलर कैसे रहने वाला है, ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन। कैसे रहेगा, ब्लू ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन कह लो या ग्रीनिश ब्लू कह लो। तो कलर ऑफ द सॉल्यूशन क्या है, व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड के साथ क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड ने जब इसके साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बना दिया, कॉपर का क्लोराइड बना दिया। तो देखिए हुआ क्या, जब मेटल ऑक्साइड एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं और वाटर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड की वजह से क्या हुआ, सॉल्यूशन कैसा हो गया, ब्लू ग्रीन कलर का, क्योंकि ये कलर किसका है, कॉपर क्लोराइड का। ठीक है, चलिए आगे। तो ये समझने की बात है कि मेटालिक ऑक्साइड्स मेटल्स के साथ एसिड्स के साथ मेटालिक ऑक्साइड्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अगेन सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं।
तो ये वैसा ही है जैसे कि आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थी। बस ये है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट इसका है, ये नहीं कि काम भी सारा सेम हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात, अब मैं एक और बात समझा दूं कि ऐसा हुआ क्यों, ये बात ध्यान रखने की। अब सोचो कि हमने पढ़ा था कि बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट वाटर देगा, लेकिन यहाँ पर एसिड ने मेटल्स के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो भी सॉल्ट वाटर दिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो भी नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ध्यान देना है कि मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, या यूं कह लो दूसरे शब्दों में कि उसने बेस का ही काम किया, क्योंकि वो बेसिक है नेचर में तो वो बेस है। तो कुल मिला के बेस प्लस एसिड ही हुआ, इसलिए आपका सॉल्ट एंड वाटर ही बना। ठीक है, तो देखने में अलग लग रहा है लेकिन प्रॉपर्टी सेम ही थी। अच्छा, इसने कहा कि हमें इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखिए, मैंने बैलेंस्ड इक्वेशन ही लिखी थी आपके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ अगला टॉपिक क्या है, रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। अब नॉन मेटालिक ऑक्साइड का बेस से रिएक्शन, हमने मेटालिक ऑक्साइड का देखा था कि मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन हमने देखा था एसिड के साथ। अब हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन देखेंगे बेस के साथ। देखिए, यूज ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो था, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, कार्बन का ऑक्साइड हो गया, यानी नॉन मेटालिक ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर। तो ये एक्टिविटी जो 2.5 थी, जहां पर हमने क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन की थी। तो आपको याद होगा कि आपका क्या बना था, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट आपको मिला था और वाटर मिला था। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो एक्टिविटी वहां, मतलब उस एक्टिविटी में हम रिएक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पर उस एग्जाम्पल को लेकर के ये बात डिस्कस की जा रही है कि रिएक्शन क्या होती है नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बेस के साथ। तो देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगेन OH आपको दिखाई दे रहा है, तो बेस है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड, और कार्बन एक मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। आगे देखिए, विच इज अ बेस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस अ सॉल्ट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक सॉल्ट है, और क्या दिया, अगेन वाटर ही दिया। Since this is similar to the reaction between a base and acid, we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature. समझ में आई बात? तो अब यहाँ पर हमारे सामने क्या बात क्लियर हुई कि जो मेटल्स के जो ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में, इसलिए उनकी हमने बेसिस के साथ रिएक्शन नहीं देखी थी, एसिड्स के साथ रिएक्शन देखी थी, और उन्होंने क्या दिया था, सॉल्ट एंड वाटर। वहीं पे नॉन मेटालिक जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, इसलिए इनकी रिएक्शन ने एसिड्स के साथ नहीं देखी, बेसिस के साथ देखी। और एसिडिक नेचर होने की वजह से बेस के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहे थे, ये भी अगेन हमें सॉल्ट एंड वाटर दे रहे थे। यानी कि ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल जो थे, मेटालिक ऑक्साइड्स का एसिड के साथ और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का बेसिस के साथ जो रिएक्शन है, ये दरअसल आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ही एग्जांपल्स हैं। ठीक है, चलें आगे। ओके, लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम आज के लिए। अब वो कह रहा है, अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। कि सभी एसिड्स और सभी बेसिस में कॉमन क्या होता है, सभी एसिड्स और बेसिस में कॉमन क्या होता है। देखिए, we have seen that all acids have similar chemical properties. सभी एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, सेम होती हैं। What leads to this similarity in properties, और प्रॉपर्टीज, ये जो प्रॉपर्टीज एसिड्स की सेम होती हैं, ऐसी क्या चीज है जो इन्हें सिमिलर करती है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ
कि जो H प्लस आयन देने की प्रॉपर्टी होती है किनके एसिड्स की, वही प्रॉपर्टी उनको एसिडिक बनाती है, और वही प्रॉपर्टी की वजह से इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी है वो भी आती है ना, क्योंकि ये चीज़ तो सेम ही दे रहे हैं। H प्लस आयन अगर इन्हें एसिडिक बना रहा है तो सीधी सी बात है एसिडिक नेचर के हिसाब से जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो H प्लस आयन की वजह से होंगी, और एक ही चीज़ की वजह से अगर प्रॉपर्टीज है तो वो कैसी होनी चाहिए, सिमिलर ही होनी चाहिए, तो सिमिलर होती भी है। We saw in activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with metals. सभी क्या करते हैं, मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस देंगे। सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स। तो ये हाइड्रोजन है, सभी ने हाइड्रोजन गैस रिलीज की, तो ये हाइड्रोजन सब में कैसी है, कॉमन है, सीधी सी बात है। तो लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक। तो हर एक कंपाउंड जो जिनके अंदर हाइड्रोजन है वो एसिडिक है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमारी अगली एक्टिविटी है। तो एक काम करते हैं, इस एक्टिविटी को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करें। अगर हमसे जुड़कर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी जिन्हें ये पढ़ने की ज़रूरत है आप उन्हें भी कहिए कि हमें सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जब वीडियोस हमारी आती रहेंगी तो आप हमसे जुड़कर और आगे की बातों को सीख सकते हैं। हाँ, अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे एफर्ट अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। टेक केयर।